हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। बीएसए 2023 हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दिस इज लेक्चर 2। ये सीरीज हेल्पफुल होगी हर उस बच्चे के लिए जो लॉ कर रहा है या लॉ करना चाहता है, क्लैट दे रहा है, नेट पीजी, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, एआईबी दे रहे हो, जुडिशरी दे रहे हो, एनी एग्जाम जहाँ पे लॉ आ रहा है या जस्ट यू जस्ट वांट टू लर्न द सब्जेक्ट, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये लेक्चर 2 है। इससे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन का लेक्चर आया था। इस सीरीज का इंटेंशन मैं आपको बता दूं, एक एक सेक्शन को हम पूरे बैराक को सेक्शन बाय सेक्शन डिकोड करके सिंपल भाषा में पढ़ेंगे जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, दिस इज लेक्चर 2। इसमें हम बात करेंगे सेक्शन 1 एंड 2 को डिटेल में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लेक्चर हेल्पफुल लगे तो हाइप कर देना, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ हो गई या कोई भी डाउट सेशन है, आप वहां चैट में हमसे बात कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 का अगर बैराक देखोगे तो उसका नाम है शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। तो सेक्शन 1 आपको बताता है टाइटल क्या है, कहां कहां अप्लाई होगा, एंड कमेंसमेंट कब हुआ था। पहला क्या है दिया है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। आपको नाम बता दिया, टाइटल बता दिया। नेक्स्ट दिया है, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। ठीक है, यानी कि हर जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होगा जो किसी भी कोर्ट में हो रही है, एंड दिस इंक्लूड्स कोर्ट मार्शल। ठीक है, बट नॉट टू एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। इस पे अक्सर क्वेश्चन आया है, एआईबी में आया है, नेट में भी आया है। सो यू नीड टू नो कहाँ कहाँ पे एविडेंस एक्ट या बीएसए अप्लाई होता है। एविडेंस का केस अलग था, हम बीएसए की बात कर रहे हैं। ठीक है, इट अप्लाइज टू एवरी जुडिशियल प्रोसीडिंग। हर जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसमें अप्लाई होगा, वो किसी भी कोर्ट के सामने हो रही हो। इसमें कोर्ट मार्शल यानी कि जो आर्मी वाले, डिफेंस वाले कोर्ट हैं वो भी इंक्लूडेड है। कहाँ पे नहीं अप्लाई होगा ये आप याद रखना, नॉट टू एफिडेविट जो किसी कोर्ट में दिया जा रहा है या किसी ऑफिसर के सामने दिया जा रहा है, ना ही किसी आर्बिट्रेटर के सामने की प्रोसीडिंग में। तो जहां पे आर्बिट्रेशन वाली प्रोसीडिंग हो रही है वहां पे नहीं अप्लाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट। तो बेसिकली कब फोर्स में आया ये आपको बता दिया। कब आया था ये मैंने एग्जैक्टली पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपको खुद भी याद है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये एक्ट जो है फोर्स में कब आया था। ठीक है, कमेंसमेंट नहीं पूछा मैंने, एग्जैक्टली फोर्स में कब आया था, किस डेट को आया था। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। सेक्शन 1 बहुत बेसिक सा सिंपल सा है, नाम बता दिया, कब फोर्स में आया ये बता दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है, यहाँ पे किन पे अप्लाई होता है, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स किसी भी कोर्ट के सामने हो रही हो, इसमें कोर्ट मार्शल के कोर्ट्स जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। कहाँ पे नहीं होता है, एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर या कोई प्रोसीडिंग जो किसी आर्बिट्रेटर के सामने चल रही हो। अगर बीएसए और एविडेंस एक्ट में डिफरेंस देखोगे क्या चेंज हुआ है, बीएसए 2023 अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, किसी भी कोर्ट के सामने हो रही हो इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। बट नॉट टू एफिडेविट, ये सब तो आप एग्जैक्टली पीछे पढ़ के आए हो। एविडेंस में अलग क्या था, इट एक्सक्लूडेड स्पेसिफिक मिलिट्री कोड अंडर आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट एंड एयरफोर्स एक्ट। तो पहले क्या था एविडेंस में, ये सब बात तो थी कि हर जुडिशियल प्रोसीडिंग पे होगा, किसी भी कोर्ट के सामने हो रही हो इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, बट कुछ एक्सेप्शन थे। मिलिट्री कोर्ट्स जो आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट और एयरफोर्स एक्ट के अंदर आते थे उन्हें एक्सक्लूड किया जाता था। बीएसए में ऐसा कुछ नहीं है, बीएसए में क्लियरली बोला है कोर्ट मार्शल के कोर्ट्स इंक्लूडेड होंगे। तो एक डिफरेंस तो ये है। दूसरी बात क्या है, बीएसए में इट ओमिट्स द एक्सप्लिसिट फ्रेज रिगार्डिंग टेरिटोरियल एप्लीकेशन इन सेक्शन 1। एविडेंस की अगर हम बात करें तो वहां क्लियरली लिखा था दैट इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ इंडिया। तो जो ट्रेडिशनल वर्डिंग थी कि कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, बहुत क्लियर शब्दों में लिखा हुआ था कि पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, होल ऑफ इंडिया। हालांकि बीएसए में आप देखोगे तो ये टर्म हटा दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इट ओमिट्स द एक्सप्लिसिट फ्रेज, जो खुलेआम एक फ्रेज लिखा था होल ऑफ इंडिया, वो हटा दिया गया है। regarding the territorial application. It governs all judicial proceedings within the jurisdiction of the Indian court. अब सिंपली इतना कह दिया गया है कि कोई भी जगह या स्पेस जो भी ज्यूरिस्डिक्शन में आता है इंडियन कोर्ट के, वहां पे अप्लाई होगा। इससे फर्क क्या पड़ता है ना, कुछ चीजें थोड़ी ग्रे हो जाती हैं। पहले क्लियरली था इंडियन टेरिटरी पे अप्लाई होगा, अब बोला है इंडियन कोर्ट का जिस भी बात पे जहां भी ज्यूरिस्डिक्शन बनता है वहां पे अप्लाई होगा। तो अगर हमारा ज्यूरिस्डिक्शन बन रहा है हमारे कोर्ट का तो वहां एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा, ज्यूरिस्डिक्शन नहीं बनता तो नहीं अप्लाई होगा। तो दिस एक्सपैंड्स द स्कोप अ लिटिल। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी में एक चेंज है।
आगे पढ़ते हैं। दिस एक्ट अप्लाइज टू जुडिशियल इंक्वायरीज ओनली एंड नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी। जो आप पीछे पढ़ रहे थे जुडिशियल प्रोसीडिंग, बार बार एक वर्ड आप देखोगे लिखा हुआ है। बेयर एक्ट को ना सिर्फ पढ़ के आगे नहीं बढ़ना होता, आपको उसमें समझना पड़ता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वाई आर दी एम्फेसाइजिंग की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे, तो यू नीड टू नो कि ये एक्ट जो है जुडिशियल इंक्वायरीज पे ही अप्लाई होता है एंड नॉट टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है उस पर एग्जैक्टली अप्लाई नहीं होगा। इंक्वायरी जुडिशियल कब है? An inquiry is judicial if the object of it is to determine a jural relation between the parties। दोनों जो parties हैं उनके बीच में अगर कोई jural relation यानी कोई कानूनी रिश्ते के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी बवाल है, कोई भी मुद्दा है, ठीक है, उसको डिटरमाइन करना है अगर, तो वो जुडिशियल इंक्वायरी होगी। जैसे कि ये इंसान है, ये इंसान है, अब इनके बीच कुछ प्रॉपर्टी का मसला है, शादी ब्याह है, डिवोर्स है, मर्डर हुआ है, वॉट कुछ ऐसा ज्यूरल रिलेशन है, तो उस केस को हम जुडिशियल इंक्वायरी में मानेंगे। ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ द एविडेंस एक्ट, देखो एविडेंस और बीएसए मैंने साइमल्टेनियसली यूज किया है, बट डोमिनेटली हम बेयर एक्ट यहाँ पे बीएसए का ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। For the purpose of the Evidence Act, an inquiry is judicial if it is under an obligation to take evidence from both the sides, hear both the sides, and then formulate a judgment by the use of discretion। Evidence Act के हिसाब से कोई इंक्वायरी जुडिशियल कब है? जब सामने जो जज है या जो हमारा कोर्ट का सिस्टम है उन पे ये ऑब्लिगेशन है कि वो दोनों तरफ के सबूत देखें, दोनों तरफ की बात सुने और उस बेसिस पे एक जजमेंट दें। ठीक है। सच एन इंक्वायरी इज डिफरेंट फ्रॉम अ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी। तो जो फैक्ट फाइंडिंग होती है जिसमें सिर्फ हम फैक्ट पता कर रहे होते हैं उससे अलग है ये। इन विच ओनली डिस्कवर्ड फैक्ट्स हैव टू बी रिकॉर्डेड एंड देयर इज टू बी नो यूज ऑफ डिस्क्रिशन, दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी क्या होती है कि आपने जो फैक्ट डिस्कवर हुए उनको रिकॉर्ड किया पर अपने डिस्क्रिशन का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया कुछ भी। हालांकि जुडिशियल इंक्वायरी में आप एविडेंस देखते हैं, दोनों तरफ की बात सुनते हैं और अपना डिस्क्रिशन, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अपने कॉन्शियस का प्रयोग करते हुए एक जजमेंट देते हैं। ठीक है। आगे क्या है? द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट। बेयर एक्ट में आपने ये भी पढ़ा था, क्लियरली लिखा था कि नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर के अलावा नॉट टू एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट। इसका क्या मतलब है? द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट बिकॉज द deponent's assertion of facts on the basis of his personal knowledge does not constitute evidence। कोई इंसान, एफिडेविट क्या होता है कि मैं कोई बात लिख के दे रही हूँ, एफिडेविट हुआ, ठीक है, तो मेरी अपनी पर्सनल नॉलेज के बेसिस पे अगर कोई बात कही जा रही है तो वो एविडेंस नहीं बन जाती। ठीक है। एंड एफिडेविट इज हाउएवर यूज्ड एज अ मोड ऑफ प्रूफ। एविडेंस में एज अ प्रूफ का तरीका यूज होता है एफिडेविट, पर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है एफिडेविट पे। ठीक है। तो एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट, हालांकि एन एफिडेविट इज यूज्ड एज अ मोड ऑफ प्रूफ, किसी बात को साबित करने के लिए यूज किया जाता है। इट कैन बिकम एविडेंस ओनली। एफिडेविट एविडेंस कब बन जाता है? बाय कंसेंट ऑफ द पार्टी और इफ स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ। या तो कोई लॉ का प्रोविजन ऑथराइज कर रहा हो या पार्टी कंसेंट दे रही हो तब। तो इन जनरल एक एफिडेविट एक एविडेंस का काम नहीं करता है, हालांकि उसे एज अ मोड ऑफ प्रूफ जरूर यूज किया जा सकता है। इसलिए याद रखना, एविडेंस एक्ट एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। Arbitrators have to follow the principles of natural justice, but they are not bound by the law of evidence। ये एक फेमस केस है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली विज्ञाननाथ अशोक कुमार 1987 का केस है। तो बेसिक सी बात है, जो आर्बिट्रेटर होते हैं आपके, वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे बाउंड होते हैं, पर वो लॉ ऑफ एविडेंस से बाउंड नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये भी आपने बेयर एक्ट में भी पढ़ा था। एविडेंस एक्ट हैज नो एप्लीकेशन टू इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द ट्रिब्यूनल। कोई भी इंक्वायरी जो एक ट्रिब्यूनल कर रहा हो, एविडेंस एक्ट का वहां पे एप्लीकेशन एज सच नहीं होता है। इवन दो दे मे बी जुडिशियल इन कैरेक्टर, सच ट्रिब्यूनल्स फॉलो रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके। लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी। इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब होता है लॉ ऑफ द फोरम और कोर्ट। तो लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी, दैट इज लॉ ऑफ फोरम और कोर्ट इन विच अ केस इज ट्राइड, लॉ ऑफ द प्लेस ऑफ एक्शन। ठीक है। Whether a witness is competent or not, whether certain evidence proves a fact or not, that is to be determined by the law of the country where the question arises, where the remedy is sought to be enforced, and where the court sits to enforce it। तो बेसिक सी बात है, एविडेंस का लेक्स फोरी होने का मतलब ये है कहाँ पे केस हो रहा है, कहाँ डिसीजन हो रहा है, वहां के हिसाब से नियम लागू होते हैं। आम भाषा में सिंपल बात ये है। लॉ ऑफ द प्लेस ऑफ एक्शन, विटनेस कंपीटेंट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये ए है,
कोई देश कहता है इस सिचुएशन में, इंडिया बोलती है कि इस इंसान को हम विटनेस मानते हैं, कोई कंट्री बी है वो बोलती है नहीं नहीं इस इंसान को हम विटनेस अपने रूल्स के हिसाब से नहीं मानते, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट होना मतलब आप एलिजिबल हो कि नहीं, ठीक है। तो विटनेस कॉम्पिटेंट है कि नहीं, ये वाला एविडेंस फैक्ट प्रूफ कर रहा है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये वो लॉ डिटरमाइन करता है उस कंट्री का जहां पे सवाल उठा है, जहां पे आप सोल्यूशन रेमेडी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जो कोर्ट फैसला ले रही है उस कोर्ट के हिसाब से एविडेंस होगा। अगर फैसला कंट्री ए में हो रहा है तो वहां के जो एविडेंस के रूल है वो फॉलो होंगे, अगर बी में हो रहा है तो बी के होंगे। तो इसलिए लेक्स फोरी बोलते हैं लॉ ऑफ द कोर्ट, जहां का कोर्ट वहां का लॉ, एविडेंस इस हिसाब से अप्लाई होता है। सेक्शन 1 देखने में कितना छोटा लगता है लेकिन उसके अंदर कितनी बातें हैं, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, ठीक है। इसलिए इसको इन डेप्थ अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं सेक्शन 2 पे, ये थोड़ा सा लंबा होगा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 2 है डेफिनेशंस। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं लॉ का, ये बात को गांठ बांध लीजिए, नो मैटर विच एग्जाम, definitions are super important, okay, whether it's AIB, whether it's NET, judiciary, there are endless questions on definition and you need to know them, ठीक है। So we'll start with definitions in this अधिनियम, unless the context otherwise requires, so unless context में clearly दे दिया हो कि नहीं नहीं इस situation में ऐसा नहीं होगा, in general क्या definitions हैं? पहला है A, court, it includes all judges and magistrates and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence। हर वो जज, मैजिस्ट्रेट या पर्सन जो लीगली ऑथराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए, वो कोर्ट के अंदर आते हैं। कौन नहीं आते हैं? आर्बिट्रेटर्स। एआईबी में क्वेश्चन आ चुका है, नेट में आ चुका है, जुडिशरी में आ चुका है। बहुत सिंपल सा वन वर्ड ऑप्शन वाला क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इजीली इसका आंसर आपको, अगर आप एआईबी दे रहे हो तो ओपन बुक है, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए। तो कोर्ट अगर कहीं लिखा है किताब में आपकी एविडेंस की, तो उसमें आर्बिट्रेटर्स नहीं आते हैं। ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्संस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, इनको छोड़ के हु आर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, वो कोर्ट में आते हैं। तो ये डेफिनेशन देखो एग्जॉस्टिव नहीं है, सिर्फ ये बता दिया ये लोग इंक्लूडेड नहीं है। अब ऑल पर्सन में कोई भी जो लीगली ऑथराइज्ड हो वो हो सकता है। कोर्ट डज नॉट इंक्लूड एन आर्बिट्रेटर ऑल्दो ही इज लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज्ड है, वो एविडेंस ले सकता है, पर वो कोर्ट के अंदर नहीं आता, ये बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंक्लूसिव प्रूफ। देखो तीन चीजें आएंगी, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। मोस्टली इन तीनों को एक साथ पढ़ना चाहिए, ये ऊपर नीचे दिए हैं, मैं ऊपर नीचे पढ़ा रही हूँ, एंड में हम तीनों को कंपेयर करके एक साथ भी पढ़ेंगे तो टेंशन मत लो, ठीक है। आम भाषा में समझते हैं कंक्लूसिव प्रूफ क्या है। पहले बेयर एक्ट देखते हैं, जो येलो पार्ट है वो वर्ड टू वर्ड बेयर एक्ट है, ठीक है। इट मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, the court shall, on proof of one fact, regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। सिंपल, आराम से धीमे धीमे पढ़ोगे, एक बार में खुद समझ में आ जाएगा। कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स, उसका मतलब है व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, जब एक फैक्ट डिक्लेयर कर दिया जाए बाय द अधिनियम यानी बाय द बेयर एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, कि ये एक फैक्ट दूसरे फैक्ट को कंक्लूसिवली प्रूव कर रहा है, ठीक है। हमने ये बात साबित कर दी, अधिनियम से ये बात साबित हो रही है, यानी किताब खुद कह रही है कि ये फैक्ट ए जो है ऑटोमेटिकली बी को प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट, जैसे ही ए प्रूव हो गया बाय द बेयर एक्ट, ठीक है, कि ये बी को ऑटोमेटिकली प्रूव कर रहा है, रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड, ऑटोमेटिकली कोर्ट मान लेगा कि बी सही है। एक फैक्ट ए है, एक फैक्ट बी है, ए ऐसा फैक्ट है जो कंक्लूसिवली खुद ही प्रूव कर रहा है कि बी सही है। बेयर एक्ट के हिसाब से हमें क्लियरली कहा गया है किताब में कि अगर ये सिचुएशन है तो ये अपने आप सही होगी, ठीक है, ये हमें बेयर एक्ट ने खुद कह दिया। तो यानी बेयर एक्ट के हिसाब से अगर एक फैक्ट दूसरे को प्रूव कर रहा है तो कोर्ट को मानना होगा कि ये बात सही है, फैक्ट बी जो है वो प्रूव्ड मानना होगा। एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्रूविंग इट, और कोर्ट अलाउ नहीं करेगा कि कोई भी सबूत दे बी को डिस्प्रूव करने की। एक लाइन में समझाऊंगी, समझना। एक फैक्ट ए है, एक फैक्ट बी है, अगर बेयर एक्ट के हिसाब से ऐसी बात क्लियर है कि ए अगर सही है तो बी भी प्रूव्ड माना जा रहा है, ये बात खुद बेयर एक्ट कहती है, ठीक है। तो उस केस में कोर्ट मान लेगा कि बी बात सही है, बी वाला पॉइंट सही है, और कोई भी ऐसा एविडेंस अलाउ नहीं करेगा जो इसको गलत साबित करने के लिए आ रहा हो कोर्ट में। सिंपल, आगे बढ़ते हैं।
इट इज ड्रॉन सो कंक्लूसिवली दैट नो कॉन्ट्ररी एविडेंस इज अलाउड, कोई कॉन्ट्ररी एविडेंस अलाउड नहीं है। इट इज ज्यूरिस एट डे ज्यूरे, दैट इज इनकेपेबल ऑफ रिब्यूटल, इसको इरिब्यूटेबल भी बोल देते हैं, ठीक है। यानी रिब्यूट करना यानी खारिज करना, उसके खिलाफ कुछ बोलना, आप इसे रिब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। द कोर्ट मस्ट एक्सेप्ट इट एज ट्रू एंड द अपोजिंग पार्टी इज लीगली बार्ड, बार्ड यानी बैन लगना, फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग एनी एविडेंस टू चैलेंज, डिस्प्रूव और कॉन्ट्रोडिक्टेड। मैंने बता दी भाई ये बात आपको ऑलरेडी। Judge is legally bound to accept the conclusion as absolute truth. They cannot opt to evaluate it further. Judge bound है, उसको उसे सही मानना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं डिस्प्रूव्ड की। इन डिस्प्रूव्ड इन रिलेशन टू अ फैक्ट मीन्स, किसी फैक्ट के रिश्ते में, कॉन्टेक्स्ट में डिस्प्रूव्ड का मतलब क्या होता है? इट मीन्स व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट, अपने सामने जो भी मुद्दा आया है उसको कंसिडर करने के बाद, देखभाल करने के बाद, the court either believes that it does not exist or considers its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist. अगर अपने सामने जो भी मामला आया है, जो भी मैटर आया है, उसको कंसिडर करने के बाद कोर्ट किसी फैक्ट को लेके ऐसा बिलीव करती है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, या ये मानती है कि इसकी नॉन एग्जिस्टेंस के इतने ज्यादा चांसेस हैं कि एक आम इंसान अगर देखे तो वो मान के चलेगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये फैक्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्रूव्ड। सिंपल भाषा में देखते हैं, इट रिलाइज ऑन द प्रूडेंट मैन रूल। आप देखोगे वर्ड यूज हुआ है। द कोर्ट डज नॉट रिक्वायर मैथमेटिकल और एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, जस्ट अ हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट द एलिगेशन इज फॉल्स। अगर एक हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो डिस्प्रूव्ड माना जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ एन एक्यूज्ड इज चार्ज्ड विद कमिटिंग अ क्राइम इन दिल्ली but presents undisputed digital and biometric records showing they were boarding a flight in London at that exact time, the court considers the allegation disproved. एक इंसान पे क्राइम का चार्ज लगा दिल्ली में 12 तारीख को रात के 10 बजे, पर वो इंसान कोर्ट में एकदम ऐसा सॉलिड सबूत दे दे, डिजिटल बायोमेट्रिक, उसने अपना अंगूठा खुद लगाया है, कोई और नहीं लगा सकता उसके बदले, ठीक है, या अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग वहां की सीसीटीवी में दिखा दे कि वो तो उस टाइम लंदन में था सेम टाइम पे, तो ये बिल्कुल ही अनडिस्प्यूटेड बात ही हो गई ना, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती है बात, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ही नहीं है कि वो इंसान दिल्ली में होके वो क्राइम कर सकता है, तो उसको जो एलिगेशन है, जो उस पर इल्जाम लगा था, वो डिस्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। डी देखते हैं, डॉक्यूमेंट। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे भाई, बहुत ज्यादा, प्लीज इसको याद रखो। डॉक्यूमेंट, इट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस, कोई भी बात जो एक्सप्रेस की गई हो, डिस्क्राइब की गई हो या रिकॉर्ड की गई हो किसी भी सब्सटेंस के ऊपर किसी भी तरीके से, बाय मीन्स ऑफ व्हाट, लेटर, फिगर, लेटर यानी शब्द, फिगर मतलब किसी सिंबल के थ्रू कुछ भी, मार्क्स और एनी अदर मीन्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, एक या एक से ज्यादा का इस्तेमाल करते हुए, इंटेंडेड टू बी यूज्ड, किस नियत से, इंटेंशन, or which may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital records. तो कोई भी चीज जो एक्सप्रेस की गई, डिस्क्राइब की गई, रिकॉर्ड की गई, चाहे लेटर हो, फिगर हो, मार्क हो, डिजिटल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, किसी भी तरीके से की गई हो, इस इंटेंशन से कि वो रिकॉर्ड की जाए, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट में आती है। इलस्ट्रेशन बैराक में दिए होते हैं, मोस्टली एग्जाम्पल्स कह सकते हो, बहुत ज्यादा काम आते हैं। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आपको पूछ लेंगे विच ऑफ दीज इज अ डॉक्यूमेंट, इनमें से 3-4 दे देंगे, एक आधा गलत दे देंगे टाइप, ठीक है। राइटिंग डॉक्यूमेंट है, कोई भी वर्ड प्रिंटेड है, लिथोग्राफ है, लिथोग्राफ मतलब पत्थर पत्थर पे लिखा है, फोटोग्राफी है उसकी, डॉक्यूमेंट है। मैप है, प्लान है, वो भी डॉक्यूमेंट है। इंस्क्रिप्शन मेटल प्लेट पे है, स्टोन पे है, वो भी डॉक्यूमेंट है। कैरिकेचर डॉक्यूमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे ईमेल है, सर्वर लॉग है, डॉक्यूमेंट कंप्यूटर पे है, लैपटॉप पे है, स्मार्टफोन पे है, मैसेज, वेबसाइट, लोकेशनल एविडेंस, वॉइस मेल हो गया, कुछ भी जो डिजिटल डिवाइस में कुछ भी है वो डॉक्यूमेंट में माना जाता है, ठीक है। फर्क क्या हुआ, जो नया लॉ है उसने ओपनली क्लियरली ये बात ऐड की है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इंक्लूडेड हैं। द न्यू लॉ फंडामेंटली अपडेट्स दिस डेफिनेशन बाय एक्सप्लिसिटली एक्सपैंडिंग इट टू इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे जैसे समाज चेंज हो रहा है, वी क्लियरली नो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एविडेंस। ई, एविडेंस में क्या क्या आता है? पॉइंट नंबर 1, ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली। ये बात देखो पहले नहीं लिखी थी, अब इलेक्ट्रॉनिकली दिया स्टेटमेंट भी माना जाता है, पहले सिर्फ ऑल स्टेटमेंट लिखा होता था, ठीक है। तो ऑल स्टेटमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट भी आते हैं
including this which the court permits or requires to be made before it by the witness, जो उसको कोर्ट अलाउ करता है या कहता है कि भैया लाके दो, है ना, गवाह से कह रहा है या तो अलाउ कर रहा है या मंगवा रहा है, ठीक है, इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, जो भी मुद्दा है उससे रिलेटेड, एंड सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। एविडेंस में देखो डॉक्यूमेंट्री हो सकता है या ओरल हो सकता है, लिखित होगा या बोल रहा होगा, तो कोई भी स्टेटमेंट चाहे सामने आके दो चाहे इलेक्ट्रॉनिकली दो, जिसको कोर्ट या तो अलाउ कर रहा है कोर्ट में या रिक्वायर कर रहा है, मंगवा रहा है कि आओ और गवाही दो, ठीक है, किसमें, जो भी मुद्दा है उससे रिलेटेड विटनेस से दिलवा रहा है, उसे हम ओरल एविडेंस कहते हैं। सेकंड लिखा है कोई भी डॉक्यूमेंट है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जो प्रोड्यूस किए गए हैं फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, एंड ऐसे डॉक्यूमेंट को हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में गिनते हैं। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, सेपरेट इस पे पूरे चैप्टर्स हैं, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्सप्लिसिटली स्टेट्स कि ओरल एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिकली दिए स्टेटमेंट भी इंक्लूडेड हैं, जो हमने यहाँ पढ़ा, एंड डॉक्यूमेंट्री में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इंक्लूडेड है। आगे बढ़ते हैं फैक्ट। एफ में फैक्ट की डेफिनेशन है, देखो एफ फॉर फैक्ट ऐसे याद रह जाता है, ऐसे अपने लिए ना न्यूमोनिक्स बनाया करो, फैक्ट एफ से है तो याद हो जाता है। फैक्ट में क्या क्या आता है, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। सेंसेस क्या होते हैं, हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना, टच, स्मेल, ऐसे करके 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी चीज है या कोई हालात हैं या कोई ऐसे रिलेशन ऑफ थिंग्स है, कोई चीजों का रिलेशन है जो आप अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हो, वो फैक्ट हो सकती है, ठीक है। या फिर कोई मेंटल कंडीशन है कोई भी ऐसे इंसान की जो कॉन्शियस है, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। इसको इलस्ट्रेशन से समझोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पहला क्या दिया है, दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। एक कमरे में अगर मर्डर हुआ है तो वहां किस जगह कौन सी चीज रखी थी, वहां क्यों रखी थी, किस तरीके से क्या हो रहा था, सामान का प्लेसमेंट एक फैक्ट हो सकता है। दैट अ पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट, भाई कोई कमरे में बात कर रहा है मर्डर के बारे में, मैं सुन रही हूँ तो वो फैक्ट हो सकता है, आई हर्ड इट, ठीक है। या मैंने कुछ देखा, मर्डर होते हुए देखा, तो वो भी एक फैक्ट है। थर्ड, दैट अ पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स इज फैक्ट, सामने वाले ने ऐसी बात कही, वो भी ये फैक्ट हो सकती है। फोर्थ, दैट अ पर्सन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, हैज अ सर्टेन इंटेंशन, acts in good faith or fraudulently or uses a particular word in a particular sense or is or what at a specified time conscious of a particular sensation is a fact। इसको समझो, किसी का कोई ओपिनियन है, कोई उसका नजरिया है, ठीक है, उसका कोई इंटेंशन, कोई नियत है, एक्ट्स इन गुड फेथ मतलब मैंने तो अच्छे नियत से ही किया था, गड़बड़ हो गया, वैसा एक्ट इन, व्हेन आई से ना कि मैंने तो यार अच्छे अच्छे मन से किया था, अच्छा सोच के किया था, उसको हमको कहते हैं एक्ट इन गुड फेथ। या फ्रॉड्यूलेंटली एक्ट किया, ठीक है, या कोई ऐसा वर्ड यूज किया मैंने किसी पर्टिकुलर सेंस में, किसी कॉन्टेक्स्ट में जानबूझ के जिससे कोई मीनिंग निकल सके, या कोई स्पेसिफाइड टाइम पे मैंने कोई पर्टिकुलर चीज करी, ये भी एक फैक्ट हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी पे चार्जेस लग रहे हैं अगर देशद्रोह के, और आपको पता है उसके काम के थ्रू, उसकी बातों के थ्रू, इंटेंशन के थ्रू, या उसकी किसी हरकतों के थ्रू, या उसने कहीं कोई ऐसी बात की थी जिसकी वजह से आपको पता है कि वो ऐसा हो सकता है, तो वो चीज फैक्ट हो सकती है, ठीक है। अर्लियर डिफाइंड अंडर सेक्शन 3, देखो सबसे बड़ा बेयर एक्ट में चेंज ये है, ये हम आगे लास्ट लेक्चर में एविडेंस और पूरा सॉलिड कंपेयर करेंगे, टेंशन मतलब, बट पहले डेफिनेशन सेक्शन 3 में थी, अब सेक्शन 2 में आ चुकी है, और बहुत सारी चीजें जो सेक्शन 3 और 2 में अलग अलग दी थी उनको मिक्स करके एक में कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले ये सेक्शन 3 में दिया था, लॉ हैज नॉट मेरली टू डील विद थिंग्स फिजिकली बट ऑल्सो विद थिंग्स विच आर सो हिडन एज टू बी बियॉन्ड फिजिकल ऑब्जर्वेशन। लॉ को सिर्फ फिजिकल चीजों से डील नहीं करना होता जो हमें दिख रही हैं, बल्कि उनसे भी जो हमारी फिजिकल ऑब्जर्वेशन के बियॉन्ड होती हैं, जैसे कि स्टेट और कंडीशन ऑफ पर्सन माइंड। अब कोई इंसान अगर पागल है या उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, कुछ भी है, उससे भी फर्क पड़ता है, वो एक फैक्ट हो सकता है, उसकी उस केस की सिचुएशन पे फर्क आता है, ठीक है। या कोई इंसान कॉन्शियस नहीं है, उसको कोई दौरे पड़ते हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो उस इंसान का इंटेंशन, फ्रॉड, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, गलती से हो गया, उसने सोचा नहीं था, मतलब मैंने चप्पल फेंक के मारी घर के बाहर, मैंने किसी को सोच के नहीं फेंका था, बस घर के बाहर चप्पल फेंकी थी, किसी की आंख में लग गई, वो गिर गया अपनी साइकिल से, उधर से गाड़ी आ रही थी उसके ऊपर से निकल गई, अब क्या आपने मारने की इंटेंशन से किया था, नेग्लिजेंस थी, कुछ गलती हुई एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब चीजें फैक्ट में आती हैं। नेक्स्ट इज द फैक्ट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, फैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन स्टेट ऑफ थिंग इज अ पॉजिटिव फैक्ट, कोई चीज है, एग्जिस्टेंस है तो पॉजिटिव है, नॉन एग्जिस्टेंस है तो नेगेटिव फैक्ट है।
द फैक्ट सॉट टू बी प्रूव्ड यानी फैक्टम प्रोबेंडम, जिस फैक्ट को आपको प्रूव करना है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल फैक्ट। द फैक्ट विच लीड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इट आर कॉल्ड एविडेंशियरी फैक्ट। तो एक फैक्ट जो मुझे साबित करना है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने लंदन वाला केस लिया था कि दिल्ली में इल्जाम लगा इंसान साबित कर रहा है लंदन में, तो जो फैक्ट उसे प्रूव करना है वो क्या है कि वो दिल्ली में नहीं था क्राइम के टाइम, लंदन में था। अब उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फैक्ट, और उस चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए जो सबूत देगा वो अपनी टिकट देगा या कोई और चीज देगा, ट्रैवल का कुछ बताएगा, वॉटेवर, वो सब होंगे एविडेंशियरी फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं फैक्ट्स इन इशू, पॉइंट नंबर जी। ठीक है, इट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, यानी वो खुद से या बाकी फैक्ट के कनेक्शन में से द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। तो यानी कोई भी ऐसा फैक्ट, इट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट, या तो वो खुद से या इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट्स, एग्जिस्टेंस हो गई, नॉन एग्जिस्टेंस हो गई, नेचर या एक्सटेंट हो गया किसी राइट का, लाइबिलिटी का, उसको जो है असर्ट या डिनाई करता है सूट में। एक्सप्लेनेशन देखोगे और समझ में आ जाएगा। whenever under the provisions of the law for the time being in force, यानी उस समय जो लॉ, कानून जो फोर्स में है, जो लागू हो रखा है, relating to civil procedure, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue। तो इनका कहना है जो भी लॉ उस टाइम लागू हो रखा है उसके रिलेशन में सिविल प्रोसीजर के मामले में कोई भी कोर्ट विच रिकॉर्ड्स एन इशू ऑफ फैक्ट, तो जो भी फैक्ट असर्ट या डिनाई करना पड़ रहा है वो भी फैक्ट एंड इशू माना जाता है। इलस्ट्रेशन देखो, सबसे आसानी से समझ में आएगा। ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ए पे इल्जाम लगा है बी के मर्डर का। ठीक है, ट्रायल के टाइम कौन सी बातें फैक्ट एंड इशू हो सकती हैं कि ए की वजह से बी की डेथ हुई है, ए कॉज्ड बीज डेथ, दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, ए की इंटेंशन थी, नियत थी बी को मारने की। थर्ड, दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, कि ए को जो है बी ने कुछ ऐसा किया था कि एकदम से उकसा दिया था बहुत भयंकर कि वो पक्का उसे मार सकता था। ग्रेव था यानी बहुत गहरा, और सडन मतलब कि एकदम से कुछ ऐसा हुआ था कि वो जैसे उसने कोई गंदी गाली दे दिया उसके घर परिवार के बारे में, कुछ ऐसा कहा कि वो एकदम से चांसेस हैं कि गुस्से में आके उसे मार सकता है। ठीक है, फोर्थ, दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज्ड बीज डेथ was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing its nature। ये भी है कि एक फैक्ट एन इशू ये भी हो सकता है कि ए जब जिस वजह से भी बी की डेथ हुई, मान लो उसने कुछ फेंक के मारा और मर गया, तो उस समय माइंड अनसाउंड था या कोई ऐसा रीजन था जिस वजह से उसे पता ही नहीं था कि जो वो कर रहा है उससे दूसरे की मौत भी हो सकती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मेंटल स्टेट एक्सेट्रा मैटर करती है। तो ये सब फैक्ट इन इशू होते हैं। एक लाइन में बोले तो कोई भी चीज जो उस मामले को डिसाइड करने में कोई रोल प्ले कर रही है, जिन चीजों पे हमें क्वेश्चन उठाना है, वो होते हैं फैक्ट इन इशू। ए पे चार्ज लगा है बी के मर्डर का, तो ये हर बात फैक्ट एंड इशू है कि क्या ए की वजह से मौत हुई, क्या ए की नीयत थी उसे मारने की, क्या कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से ए ने उसे मारा, या क्या ए का मेंटल स्टेट कैसा था कि उसने मारा, एक्सेट्रा। ठीक है, फैक्ट्स विच आर इन डिस्प्यूट आर फैक्ट्स इन इशू। एक लाइन बहुत सिंपल, वो फैक्ट जिन पे मुद्दा है, जिन डिस्प्यूट है, जिन पे मसला बवाल है, वो सब फैक्ट एंड इशू होते हैं। Evidence becomes necessary only in reference to facts which are in controversy or dispute between the party। सबूत किस बात का दोगे, उसी बात की ना जिस पे लड़ाई हो रही है हमारे बीच, तो एविडेंस नेसेसरी हो जाता है उन बातों पे। Further, the fact should be such that the question of right or liability should depend on it। फैक्ट इतना जरूरी होना चाहिए कि उस पर डिपेंड करता है कि किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी, किसकी जिम्मेदारी बनती है। Every fact which a plaintiff must prove in order to get adjudication in his favor और which a defendant must prove to defeat the suit becomes a fact and issue। हर वो फैक्ट जो एक पार्टी को साबित करना पड़ता है कि उसके फेवर में फैसला है, या डिफेंडेंट को साबित करना पड़ता है ताकि ये सूट गलत हो जाए, हट जाए उसके ऊपर से इल्जाम, तो वो हर बात फैक्ट एंड इशू होती है। ठीक है, फैक्ट एंड इशू विल डिपेंड अपॉन द प्रोविजंस ऑफ द सब्सटेंसिव लॉ एप्लीकेबल टू द ऑफेंस। किस तरीके का ऑफेंस है, क्या हुआ है, सब्सटेंटिव लॉ क्या है, जैसे मर्डर हुआ है तो आईपीसी क्या कहती है, क्या चीजें चेक करती है टू डिसाइड कि ये मर्डर है, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि फैक्ट इन इशू क्या है। नेक्स्ट दिया है, वॉट एवर बी द फैक्ट इन इशू देयर एग्जिस्टेंस हैज टू बी प्रूव टू द satisfaction ऑफ द कोर्ट बिफोर द कोर्ट कैन बी कॉल्ड अपॉन टू प्रोनाउंस अ जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दोज फैक्ट। जो भी फैक्ट इन इशू है उसकी एग्जिस्टेंस प्रूव करनी जरूरी है, कोर्ट को तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ ये बात हुई है, तभी आगे उस पर जजमेंट आएगा।
नेक्स्ट डेफिनेशन है एच, मे प्रिज्यूम। मैंने आपको बताया था कंक्लूसिव, मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम, अब ये है मे प्रिज्यूम, ठीक है। पहले सेक्शन 4 में था, अब 2 में आ गया है। सिंपल सी बात है, वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाई दिस अधिनियम यानी कि एक्ट, दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, अगर कहीं भी बेयर एक्ट में ऐसा लिखा है कि कोर्ट को इस फैक्ट को मे प्रिज्यूम करना होगा, इट मे मतलब होता है हमेशा हाँ या ना दोनों हो सकता है, शैल में कम होता है ऐसा। जैसे हम बोलते हैं मैम मे आई कम इन, मे आई कम इन मतलब मैम हाँ भी बोल सकती हैं ना भी बोल सकती हैं। इसीलिए स्कूल में सिखाते हैं कि कैन आई कम इन नहीं बोलना चाहिए, कैन में तो तुम ऑर्डर ही कर रहे हो कि मैं आऊंगा अंदर, मे आई कम इन में आप परमिशन मांग रहे हो। तो अगर कहीं भी अधिनियम में, ये वर्ड मे पे ध्यान देना, अपने आप याद रह जाएगा, ठीक है। कहीं भी अधिनियम में ऐसा लिखा है, ठीक है, कि कोर्ट को इस बात को, कोर्ट में प्रिज्यूम की एक फैक्ट है, ठीक है, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगी, इट में ईदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, कोर्ट या तो मान लेगी कि ये बात प्रूव्ड है, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड, और मे कॉल फॉर द प्रूफ ऑफ इट। एक लाइन में सिंपल सा बात करते हैं, कोई फैक्ट है, अगर बेयर एक्ट ऐसा कहता है कि कोर्ट को, मतलब यू मे प्रिज्यूम इट्स अ फैक्ट, आप चाहो तो प्रिज्यूम कर सकते हो कि ये बात सही है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, या तो उसे प्रूव्ड मान लेगी जब तक कोई उसे आके गलत साबित ना कर दे, ठीक, ठीक है, या फिर खुद ही कह देगी नहीं मान रहे भाई, प्रूफ लाके दो। यस और नो की पॉसिबिलिटी, बात खत्म। पहले सेक्शन 4 में था, इट गिव्स द कोर्ट फुल डिस्क्रिशनरी पावर, कोर्ट का फैसला होता है, डिस्क्रिशन मतलब मेरा फैसला होगा, ठीक है, तो कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर मिलती है टू टेम्पररली एक्सेप्ट अ फैक्ट एज ट्रू, टेम्पररली मतलब अभी के लिए मैंने मान लिया कि ये बात सही है, बिना तुरंत प्रूफ मांगे, विदाउट डिमांडिंग इमीडिएट प्रूफ, while leaving the door wide open for the opposing party to disprove it। तो अभी के लिए मैंने मान लिया कि ये बात ठीक है, चलो मान लिया, तुम आके साबित कर दो गलत है, मैं तुरंत हटा दूंगी, ठीक है। जज के पास चॉइस होती है, या तो वो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर सकते हैं कि ये फैक्ट सही है जब तक कोई उसे डिस्प्रूव ना कर दे, या फिर वो सीधे इसको इग्नोर कर सकते हैं और कहते हैं ना ना पहले सबूत लाके दो। सीधी सी बात है, आपने मेरे सामने आके कहा कि ये चीज ए ने बी को थप्पड़ मारा, तो या तो मैं अज्यूम कर सकती हूँ, ठीक है, आई अज्यूम, एंड जब तक कोई आके गलत साबित ना कर दे इस बात को, ओके, या फिर आई कैन स्ट्रेट अवे से नहीं नहीं पहले सबूत ला के दो तभी मानेंगे। तो येस और नो का मेरे पास ऑप्शन है, तो ये हो गया मे प्रेज्यूम। इसमें कोर्ट पे कंपल्शन नहीं है कि उसे मानना ही पड़ेगा। रिब्यूटेबल है, पिछला वाला क्या था, कंक्लूसिव वाले में इरिब्यूटेबल था, ये रिब्यूटेबल है, अपोजिंग पार्टी इजिली कुछ एविडेंस दे सकती है आपकी बात को गलत साबित करने के लिए, ठीक है। आई नॉट प्रूव्ड, हमने पीछे डिस्प्रूव्ड पढ़ा था, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड में फर्क होता है, तो डिस्प्रूव्ड पढ़ चुके हो, अब नॉट प्रूव्ड। अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉर डिस्प्रूव्ड, ना तो वो साबित हुआ है, देखो डिस्प्रूव्ड का मतलब है गलत हो जाना, कि ये गलत है, नहीं एग्जिस्ट करता। प्रूव्ड का मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली कि ये साबित हो चुका है। पर अगर कोई फैक्ट है जो ना तो प्रूव हुआ है ना डिस्प्रूव हुआ है, तो वो क्या होगा, नॉट प्रूव्ड। अंग्रेजी ध्यान देना, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड में बहुत फर्क है। पहले सेक्शन 3 में दिया था, इट रिप्रेजेंट्स अ स्टेट ऑफ लीगल इक्विलिब्रियम या अनसर्टेनिटी, बेसिकली हम सर्टन नहीं है, ना कोई इसको साबित कर पाया ना कोई इसको पूरी तरह खारिज कर पाया है, वेयर द एविडेंस प्रेजेंटेड इज इनसफिशिएंट टू कन्विंस द कोर्ट ईदर वे, दोनों तरफ के लिए मतलब ढंग का सबूत कुछ आया नहीं है एविडेंस, ठीक है। It usually occurs when the party carrying the burden of proof fails to produce enough quality evidence to tip the scales of probability। ये मोस्टली तब होता है जब बर्डन ऑफ प्रूफ जिसके ऊपर है, जिसको बर्डन ऑफ प्रूफ हम आगे पढ़ेंगे, परेशान मत हो। बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिक मतलब होता है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस बात को साबित करने की, वो ढंग के सबूत नहीं दे पाया, ठीक है। एंड जे है आपका प्रूव्ड, याद करो, अभी डिस्प्रूव्ड पढ़ा, नॉट प्रूव्ड पढ़ा, अब प्रूव्ड है। A fact is said to be proved when, after considering the matter before it, the court either believes it to exist, पीछे क्या था disproved में, does not believe, यहाँ है कोर्ट मान रही है कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists। बहुत सिंपल था, आई थिंक ये अपने आप समझ में आ गया होगा। If the evidence makes the existence of a fact highly probable to a reasonable mind, it is legally proved। In deciding if a fact is proved, the judge looks beyond formal, oral, and documentary evidence. They weigh the entire courtroom context, including physical weapon, forensic data, witness demeanor, and circumstantial timeline। अब मैं आपको अगले 30 सेकंड में तीनों को एक साथ समझा देती हूँ, बात खत्म। एक है प्रूव्ड, एक है डिसप्रूव्ड, ठीक है, एंड एक है नॉट प्रूव्ड।
इनमें फर्क क्या है? कोई चीज अगर जो भी फैक्ट है जिसपे मुद्दा है, ठीक है, कोर्ट सारे मैटर को देखते हुए, जो भी सबूत आए हैं सबको देखते हुए ये बिलीव करती है कि ये एग्जिस्ट करता है, या अगर कोई आम इंसान रीजनेबल दिमाग का हो, रीजनेबल माइंड का, वो उस फैक्ट को सही मानेगा कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है, इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी है, तो वो किस में आ जाएगा? प्रूव्ड में। डिसप्रूव्ड में इसका एग्जैक्ट उल्टा है कि ऐसी सिचुएशन है सब कुछ देखते हुए कि ये लगता है कि ये नहीं एग्जिस्ट करता है, नो एग्जिस्टेंस, एंड एक आम दिमाग रीजनेबल माइंड को लगेगा कि नहीं नहीं ये प्रोबेबिलिटी बनी ही नहीं रही है, तो वो डिसप्रूव्ड हो जाएगा, यानी गलत साबित होना। नॉट प्रूव्ड मतलब इन दोनों के बीच का, इतना सॉलिड सबूत नहीं आया है कि प्रूव्ड माना जाए और इतना सॉलिड सबूत भी नहीं आया है कि डिसप्रूव्ड माना जाए, तो वो क्या हो जाएगा? नॉट प्रूव्ड। बात खत्म, ठीक। के डेफिनेशन में पॉइंट नंबर के, रेलेवेंट। अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट। रेलेवेंट मतलब क्या होता है? आप जैसे बोलते हैं ना कि इस फंक्शन के हिसाब से आपके कपड़े रेलेवेंट नहीं है, तो क्या होता है कि मौके के हिसाब से ये बात फिट नहीं बैठ रही है। पूजा में आए हो तो शॉर्ट्स नहीं चलेंगे, वो वाली बात होती है ना कि मौके के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। A fact is said to be relevant to another when it is connected with the other in any of the ways referred in the provisions of अधिनियम relating to the relevancy of fact. आगे सेपरेट चैप्टर है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट को लेके, वो हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली बेयर एक्ट के हिसाब से जो भी नियम कायदे दिए हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट को लेके कि ये फैक्ट इस मुद्दे के लिए रेलेवेंट है कि नहीं, जिस भी बारे में बात कर रहे हो। अब बात हो रही है ए और बी के बीच में, वहां कुछ मर्डर हुआ है, पर तुम लंदन में बैठे किसी इंसान की बात कर रहे हो, ठीक, रेलेवेंट हो सकता है लंदन वाले ने पैसे दिए मारने के, तो रेलेवेंट हो सकता है, बट ये बात चेक करनी पड़ती है क्या उसका कोई लेना देना है भी यहाँ से, जबरदस्ती किसी को बीच में उठा रहे हो। तो कोई फैक्ट कब रेलेवेंट होता है दूसरे के लिए? जब उसका कोई कनेक्शन हो उस मुद्दे से किसी भी वे में। किन वेज में? वो नियम कायदे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट में, बेयर एक्ट में दिए हुए हैं। इट मीन्स अ फैक्ट दैट अ फैक्ट इज लॉजिकली एंड लीगली कनेक्टेड टू द केस। उस केस से कोई लेना देना है उसका, चाहे लीगली हो लॉजिकली हो, और कोई रिलायबल क्लू का काम कर रहा है किसी चीज को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए, ठीक है। एल शैल प्रिज्यूम, ओके, आपने पीछे कंक्लूसिव प्रूफ पढ़ा, मे प्रिज्यूम पढ़ा, अब हम शैल प्रिज्यूम पढ़ेंगे। whenever it is directed by this adhiniyam that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। तो सीधी सी बात है, अधिनियम के हिसाब से, यानी अगर बेयर एक्ट कोर्ट को कहता है कि इस बात को यू शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, तो यहाँ पे एग्जैक्टली देखोगे तो चॉइस बहुत क्लियर नहीं है। आप याद करो, मे प्रिज्यूम में कोर्ट के पास यस और नो दोनों थे, यहाँ एग्जैक्टली वैसा नहीं है, आपका पर्सनल डिस्क्रिप्शन हट गया है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, फिर मैं तीनों को एक साथ समझा दूंगी, एक बार में क्लियर हो जाएगा। इट स्ट्रिप्स द कोर्ट ऑफ इट्स पर्सनल डिस्क्रिप्शन, एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, forcing the judge to automatically accept a fact as true while shifting the heavy burden of proof onto the opposing party। यहाँ पे कोर्ट के पास मे वाली चॉइस नहीं है, यस और नो वाली, यहाँ यस है, मानना तो पड़ेगा, शैल प्रिज्यूम आपको मानना पड़ेगा। हालांकि इसमें एक फर्क है, अब कहोगे मानना पड़ा तो कंक्लूसिव हो गया, नहीं, इसमें फर्क है कि अगर सामने वाला सबूत ले आएगा तो ये बात खारिज हो जाएगी। मे प्रिज्यूम में क्या था, कोर्ट मना भी कर सकता था, मैं नहीं मानूंगा, यहाँ पे वो पार्ट हट गया है, बस इतना फर्क है। द जज मस्ट एक्सेप्ट इट एज ट्रू राइट अवे, दे कैन नॉट रिक्वेस्ट इनिशियल प्रूफ, वो मांग नहीं सकते शुरू में कि तुम सबूत लाओ, मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि रिब्यूटेबल बाय द ओपोनेंट व्हेन द कोर्ट इज फोर्स टू स्टार्ट विद दिस असम्पशन, ये एब्सोल्यूट नहीं है, बस फर्क है। एब्सोल्यूट किस में होता है? कंक्लूसिव प्रूफ में। अपोजिंग पार्टी अलाउड है कि वो एविडेंस देके ऐसे डिस्प्रूव करवा सकती है। डिस्प्रूव क्या है ये मैंने पीछे समझा दिया। अगर अपोनेंट ने सक्सेसफुली डिस्प्रूव कर दिया तो बात खत्म हो गई, अगर नहीं कर पाए तो कोर्ट को मानना ही पड़ेगा प्रूवन, ठीक है। पॉइंट नंबर सबसेक्शन 2 देखने से पहले मैं शॉर्ट में आपको तीनों एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। एक है आपका कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है, एक है आपका मे प्रिज्यूम, और एक है आपका शैल प्रिज्यूम। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक फैक्ट आया, ओके, इस केस में कोर्ट को हर हाल में मानना ही पड़ेगा इसे। अगर और अगर बेसिकली फैक्ट आया, इसका मतलब क्या होता है? बेयर एक्ट में आगे जब पढ़ोगे ना बहुत सारी चीजों के रूल्स हैं, तो अगर किसी बात को लेके बेयर एक्ट कहती है कि आपको यानी कोर्ट को कंक्लूसिवली इसे प्रूफ मानना ही पड़ेगा, तो उस केस में कोर्ट के पास देखो कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे रिब्यूट भी नहीं कर सकते, रिब्यूट नहीं कर सकते आप, कोई डिनाइल नहीं हो सकता, आपको उसे मानना ही पड़ेगा, और कोई और इसे सबूत लाके डिनाई नहीं कर सकता। तो कोई अगर चलाए कि नहीं नहीं मैं साबित करने आया हूं,
नहीं, नॉट अलाउड, बात खत्म। ठीक। मे प्रिज्यूम में यस और नो का ऑप्शन आ जाता है। कोई बात उठी अधिनियम में, अगर लिखा है कि इस मामले में कोर्ट जो है मे प्रिज्यूम कर सकता है, तो कोर्ट को चॉइस मिल गई है यस और नो की। एक ऑप्शन है कोर्ट बोल दे हाँ हम मान गए, ये फैक्ट सही है, हाँ तुम लेकिन अगर सबूत ले आओगे, गलत साबित कर दोगे तो ठीक है, खारिज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या फिर कोर्ट खुद कह सकता है ना हम नहीं मान रहे, सबूत लाओ पहले, शुरू में ही मना कर सकता है। शैल प्रिज्यूम में बस यही है कि सिर्फ यस है, नो का ऑप्शन हट गया, ये जो एक नो का ऑप्शन था ना ये हट गया। शैल प्रिज्यूम में क्या है, आपके सामने अगर एक फैक्ट आया और बेयर एक्ट कहता है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम, इसका मतलब है कि आपको मानना पड़ेगा कि वो फैक्ट सही है, प्रूव्ड मानना पड़ेगा। हालांकि अगर कोई सबूत ले आया तो वो डिस्प्रूव हो सकता है, पर ये जो शुरू में डिनायल का हक था ना कि हम नहीं मान रहे पहले सबूत लाओ, ये खत्म हो जाता है। अब ये तीन टर्म आपको क्यों समझाए जा रहे हैं, पूरे बेयर एक्ट में कई जगह ये इस्तेमाल होते हैं, इसलिए बहुत सारे सेक्शंस होंगे। जैसे लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड की, इस टाइम पे शादी हुई है, इतने दिन के अंदर अगर बच्चा हो गया है, तो लिखा है कि कंक्लूसिवली माना जाता है कि उसी आदमी का बच्चा है जो पति था। ठीक है, तो वहां पे अगर कंक्लूसिव प्रूफ ये लिखा है तो यही फॉलो होगा। उस औरत को सबूत देने की जरूरत नहीं है कि वो बच्चा था, और कोई बात उसको डिस्प्रूव भी नहीं करेगी। ठीक है। मे प्रिज्यूम में क्या आता है, जहां जिस सिचुएशन में मे प्रिज्यूम लिखा होगा, कोर्ट के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो तुरंत मान सकते हैं, हालांकि बाद में कोई उसे गलत साबित कर सकता है, या फिर वो कह सकते हैं हम नहीं मानेंगे, पहले सबूत दिलाओ। शैल प्रिज्यूम में ये नहीं मानेंगे वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है, आपको मानना पड़ता है, कोर्ट को मानना पड़ता है, हालांकि ऑप्शन है कि कोई गलत साबित कर सकता है। बात खत्म, सिंपल सा है। शैल प्रिज्यूम में कोर्ट को मान लेता है फैक्ट को, कोई गलत साबित कर दे तो ठीक। मे प्रिज्यूम में कोर्ट की मर्जी, माने तो माने, ना माने तो ना माने। कंक्लूसिव में कोर्ट की कोई मर्जी नहीं होती। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो वी आर डन विद लेक्चर 2। हमने डेफिनेशन सारी डिटेल में पढ़ ली है। लास्ट सॉरी ये रह गया, सब सेक्शन 2 सिंपली आपको बताता है कोई भी वर्ड या एक्सप्रेशन जो यहाँ यूज हुआ है बट डिफाइंड नहीं है, यानी कि बेयर एक्ट में आगे इस्तेमाल हो रहा है पर इस सेक्शन में हमने उसे आगे डिफाइन नहीं किया है, तो वो कोई भी डेफिनेशन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में दी है या बीएनएसएस में दी हुई है या बीएनएस में दी है, उसका सेम मीनिंग माना जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। बेसिकली अगर हमने यहाँ नहीं डिफाइन किया और आगे कहीं वो वर्ड आता है, तो जो बाकी 3 बेयर एक्ट जो है जो मेंशन्ड है, इनमें जो भी डेफिनेशन है उस वर्ड की वही यहाँ अप्लाई होगी। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हमने सारी डेफिनेशन देख ली है। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसे अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। डिस्प्रूव्ड, प्रूव्ड में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसे भी समझना जरूरी है। सेक्शन 1 सेक्शन 2 इज डन। अगले लेक्चर में हम सेक्शन 3 एंड बाकी के सेक्शंस करेंगे, सो स्टे ट्यून। पार्ट 1 का चैप्टर 1 था ये खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इसके आगे का हम करेंगे। लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हाइप कर देना, डू लीव अ कमेंट कोई भी डाउट हो, and stay tuned for more. Keep watching. Bye bye.